दोस्तों, अगर कोई आपसे कहे कि एक लड़की की शादी गधे के साथ हो गई, तो क्या आप इस बात को मानेंगे? आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक बढ़ई ने अपनी बेटी की शादी गधे के साथ कर दी। तो दोस्तों, उसने अपनी बेटी की शादी एक गधे से क्यों की? आइए, सुनते हैं यह पूरी कहानी। पुराने जमाने की बात है जब हर गांव में अपनी ही एक रफ्तार होती थी और जिंदगी वक्त के साथ नहीं, मौसम के साथ चलती थी। ऐसा ही एक गांव था, दरियाकोट, दूर-दराज, कच्चे रास्तों और मिट्टी के घरों वाला इलाका, जहां लोग मौसम देखकर खेती करते और दिल से रिश्ते निभाते थे। इसी गांव में एक बढ़ई रहता था। नाम था उसका नरलान। अपने काम में माहिर था। लोग उसे नरलान बढ़ई कहकर बुलाते थे। एक सीधा सादा इंसान, मेहनतकश और खुददार। उसका छोटा सा घर था गांव के किनारे, जहां वह अपनी बीवी शहीना के साथ रहता था। शहीना एक बहुत ही हिम्मती और समझदार औरत थी। न ज्यादा बोलने वाली, न बेवजह झगड़ा करने वाली। दोनों की जिंदगी सादा थी, लेकिन उन सादी दीवारों में भी मोहब्बत की एक गूंज रहती थी। नरलान सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, आरी रंदा उठाकर निकल जाता और दिन भर लकड़ी की चौखटें, दरवाजे, संदूक, पालने और खटिये बनाता। वह जितनी मेहनत करता, उतना ही अपनापन भी बांटता। उसकी आवाज में मिठास थी, बातों में सलीका और हाथों में हुनर। शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक औलाद नहीं थी। लेकिन उन्हें न कोई शिकायत थी, न कोई मलाल। दोनों एक दूसरे के साथ इतने खुश थे कि कमी भी महसूस नहीं होती थी। मगर फिर एक दिन कुछ बदला। शहीना की तबीयत कुछ अजीब सी रहने लगी। भूख कम, चक्कर और बेहोशी। गांव की दाई को बुलाया गया, जो झुर्रियों में लिपट्टी समझदारी की मिसाल थी। दाई ने कुछ देर शहीना की नब्ज देखी, माथे पर हाथ रखा और फिर आंखों में एक मुस्कान के साथ बोली, मुबारक हो नरलान, तुम्हारे घर नन्हा मेहमान आने वाला है। नरलान की आंखों में जैसे पानी भर आया। वह कुछ बोल नहीं सका, बस शहीना का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी आंखों में देखता रहा। दोनों के दरमियान खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में मोहब्बत थी, उम्मीदें थीं और एक नई जिंदगी की दस्तक थी। दिन बीतते गए। शहीना के नखरे बढ़ने लगे, जैसे हर हामिला औरत के होते हैं। कभी उसे खट्टा खाने का दिल करता, कभी मीठा, कभी बरसात के मौसम की तरह मूड बदलता और कभी आंधी की तरह जिद पकड़ लेती। नरलान सब कुछ मुस्कुराकर झेलता। जो कमाता था, उसमें से बचाकर शहीना के लिए चीजें लाता। कभी बाजार से संतरों की टोकरी, कभी गन्ने का रस, तो कभी किसी रिश्तेदार के खेत से ककड़ियां। एक दिन की बात है, दोपहर का वक्त था। गर्म हवा जमीन से उठ रही थी और आसमान में धूप बहुत तेज हो रही थी। शहीना चारपाई पर लेटी थी, चेहरे पर बेचैनी और आंखों में कोई अजीब सी चाहत। उसने आंखें खोली और धीमी आवाज में बोली, नरलान, मेरा दिल कर रहा है मटर खाने का। हरी हरी ताजी मटर। नरलान थोड़ा चौंका, लेकिन हंसते हुए बोला, अरे पगली, ये जून का महीना है, अब कहाँ मटर होती है इस मौसम में। शहीना की आंखों में एक जिद उतर आई। उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता, बस आज मटर ही खानी है। ताजी मीठी मटर अगर नहीं खाई तो बस कुछ अच्छा नहीं लगेगा। नरलान ने उसकी हालत देखी, पसीने से भीगा हुआ माथा, बेचैनी से थरथराता बदन, और फिर बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। उसने एक बार भी यह नहीं कहा कि मुश्किल है, क्योंकि शहीना की ख्वाहिश उसके लिए भी ख्वाहिश जैसी थी। उसने पहले गांव के हर कोने में देखा, खेत, दुकानें, घर, मंडी, जहां जहां जाना बनता था गया, लेकिन मटर किसी के पास नहीं थी। लोग हंसते, मजाक उड़ाते, अबे गर्मी के मौसम में मटर तेरा भेजा, फिर गया है क्या? लेकिन नरलान चुपचाप चलता रहा, पसीने से तर पैरों में छाले, लेकिन निगाहों में सिर्फ शहीना की तलब। शाम तक वह थक गया था, लेकिन वापस जाने का नाम नहीं लिया। वह एक पगडंडी पकड़कर जंगल की तरफ बढ़ा। शायद वहां किसी पेड़ पर किसी छांव में मटर उसका इंतजार कर रही हो। वो चलता गया। सूखी जमीन, झाड़ झंखाड़ और झींगुरों की आवाजें उसके हमसफर थीं। और फिर एक तालाब के किनारे उसे कुछ हरा भरा नजर आया। वो दौड़कर वहां पहुंचा और उसकी आंखें हैरत से भर गईं। एक मटर का खेत, लेकिन सिर्फ 3 से 4 दरख्त थे। हरी हरी मटर झुकी हुई डालियों से लिपटी हुई। कुछ दाने तो तालाब के पानी में झुक गए थे। नरलान की जान में जान आई। उसने जल्दी जल्दी मटर तोड़नी शुरू कर दी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, जैसे किसी खजाने को छू रही हों। लेकिन तभी एक आवाज आई,
और साथ ही एक जोरदार लात उसकी कमर में लगी। वो घबरा कर पीछे गिरा। देखा तो सामने एक गद्दा खड़ा था, मगर आम गद्दे जैसा नहीं। उसकी आंखों में गुस्सा था और मुंह से इंसानी आवाज निकली, तू किससे पूछकर मेरी मटर तोड़ रहा है? नरलान पूरा कांप गया। एक पल को तो यकीन नहीं हुआ कि गद्दा बोल रहा है, लेकिन फिर भी खुद को संभालते हुए बोला, भाई, सुबह से मटर ढूंढ रहा था। मेरी बीवी हामिला है। उसका दिल मटर खाने का कर रहा था। मजबूरी थी, वरना मैं क्यों जंगल के बीचों बीच आता? गद्धे ने एक पल को सोचा, फिर कहा, अगर तुझ पर तरस खा भी लूं तो एक शर्त होगी। क्या शर्त? नरलान ने पूछा। गधा बोला, अगर तेरे घर बेटा हुआ तो वह तेरा, लेकिन अगर बेटी हुई तो वह मेरी होगी। नरलान हैरान रह गया। मन में सोचने लगा, गड्ढा है, कहीं पागल तो नहीं? और अगर बेटी हुई तो क्या यह आकर मांगेगा? मुझे तो इससे छुटकारा चाहिए, अभी के लिए। उसने कहा, ठीक है, मंजूर है तेरी शर्त। गधा पीछे हटा। नरलान ने मटर समेटी और तेजी से चल पड़ा। रास्ते भर मन ही मन सोचता रहा, अबे गधा है, कहाँ मुझे ढूंढेगा? और फिर बेटी हुई तो भी मैं दूंगा थोड़ी। जब वह घर पहुंचा तो शहीना आंखें बंद किए लेटी थीं। चेहरा पसीने से तर, सांसें भारी। लेकिन जैसे ही मटर की खुशबू कमरे में फैली, उसकी आंखें खुलीं। उसने देखा, नरलान हाथ में मटर लिए खड़ा है। उसकी आंखें भर आई। मुझे पता था तू लाएगा नरलान। और उस दिन शहीना ने जी भरकर मटर खाई। नरलान उसे देखता रहा, जैसे किसी अधूरी ख्वाहिश को पूरा होता देख रहा हो। लेकिन उसके दिल के कोने में एक सवाल बार बार सर उठाता रहा। अगर बेटी हुई तो खैर वक्त गुजरता रहा, जैसे रेत पर पैर रखते हुए कोई राह गुजर चुपचाप गुजर जाए। 9 महीने बीत गए और एक सुबह, जब दरियाकोट की फिजा में कुछ नमी सी घुली थी, शहीना की कोख से एक बच्ची ने आंखें खोली। घर में जैसे खुशी की लहर आ गई। दाई ने लपेटकर नरम सी रजाई में बच्ची को नरलान की गोद में रखा और बोली, मुबारक हो, बढ़ई बेटी हुई है, बड़ी सुहनी है। नरलान की आंखें भर आई और उसने उस नन्ही जान को सीने से लगा लिया, जैसे कोई अपनी जान को बाहों में लेता हो। बच्ची की आंखें नीली सी थीं, गालों पर हल्की सी लाली और बाल काले थे। उसका नाम रखा गया जुर्फी। यह नाम सुनते ही गांव के बुजुर्गों ने सर हिलाया। बड़ी नजाकत है इस नाम में, और बच्ची भी वैसे ही है। मगर उसी शाम, जब घर के बाहर सब खामोश हो चुके थे और शहीना बेटी को दूध पिला रही थी, नरलान आंगन में अकेला बैठा था, बुझा हुआ, खामोश। जैसे ही उसने जुर्फी की खिलखिलाहट सुनी, उसके जहन में एक पुराना मंजर कौंध गया। जंगल, तालाब, मटर और वो गधा जो बोलता था, जो इंसानों से शर्त करता था, जो कहता था, अगर बेटी हुई तो वह मेरी होगी। उस वक्त जो हल्के में लिया गया वादा था, अब एक डर बनकर दिल को घोंटने लगा। उसने सोचा, नहीं, यह मुमकिन नहीं। मेरी बच्ची इतनी छोटी है, इतनी नाजुक। उस गधे को तो मैं मुंह भी ना दिखाऊं, और अब तो इतने महीने भी गुजर चुके हैं। कौन याद रखता है इतने पुराने वादे? इस डर को सीने में दबाकर नरलान ने वक्त के साथ चलना सीख लिया। दिन बीतते गए, साल दर साल ढलते रहे। जुल्फी बड़ी होती रही, समझदार बनती रही। गांव में उसकी मिसाल दी जाने लगी। बढ़ई की बेटी जैसी समझदार यहां कोई बच्ची नहीं। उसके चाल ढाल में शहीना की नरमी थी, आंखों में कुछ अलग सा गुरूर और बातों में सलीका। उसने स्कूल नहीं देखा, लेकिन जिंदगी को अच्छे से पढ़ लिया था। अब वह 22 साल की हो चुकी थी। लंबी कद की सफेद रंगत और आंखें ऐसी कि देखते ही रुक जाओ। मगर नरलान की आंखों में अब भी एक हल्की सी बेचैनी तैरती थी, एक खामोश डर कि कहीं कोई वादा फिर से दस्तक ना दे। उधर वो गधा, जो कभी जंगल के तालाब के पास मटर का किसान बन बैठा था, अब भी अपने वादे को याद करता था। लेकिन वक्त और वादे का हिसाब उसके सीने में आग बनकर जलता रहा। उसे गुस्सा था, चोट थी और बेइज्जती का एहसास। मैंने नरलान से शर्त की थी और उसने कभी लौट कर बताया तक नहीं कि बेटा हुआ या बेटी। क्या मुझे यूं ही धोखा दिया जाएगा? यही सोचता सोचता वो एक दिन जंगल से बाहर निकला। उसके पांव मजबूत थे, लेकिन इरादा सख्त था। वो गांव दर गांव घूमता रहा, पुराने लोगों से पूछताछ करता रहा और आखिरकार दरियाकोट पहुंच गया। जब वह बई के घर पहुंचा, उस वक्त शहीना और जुल्फी किसी मेहमान के घर गई थी। घर में सिर्फ नरलान मौजूद था, आंगन में बैठा पुरानी चौखट की मरम्मत कर रहा था। तभी एक साया दरवाजे पर आया। गर्दन उठाकर देखा, वहीं गद्धा सामने खड़ा था, मगर आंखें
अब भी तलवार जैसी। सीधा घर के अंदर चला आया और गरज कर बोला, क्यों? वह बढ़ई के बच्चे मुझसे छुपते फिर रहा था? बता, तेरे घर लड़का हुआ या लड़की? नरलान के हाथ से रंदा गिर गया। कुछ बोल नहीं पाया। पसीना माथे से रिसने लगा, लेकिन फिर धीरे से जवाब दिया, मेरे यहां बेटी हुई थी। गधा एकदम अगबूला हो गया। तो फिर मेरी हुई ना? तेरी चीज थोड़ी है वो। तूने मुझे वादा किया था और अब 22 साल से उसे अपने पास संभाले बैठा है। नरलान कांपती आवाज में बोला, वह मेरी बेटी है। नन्ही सी जान थी, छोटी थी। कैसे देता तुझे? तू तो गधा है। गधे ने दहाड़ते हुए कहा, बच्चे बूढ़े भी हो जाएं तो भी मां बाप की नजरों में वह बच्चे ही रहते हैं। पर वादा वादा होता है। देख, अगर कल सुबह तक तूने अपनी बेटी को मेरे हवाले नहीं किया तो मैं तेरे पूरे खानदान को एक एक करके खत्म कर दूंगा। तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। नरलान की रूह तक कांप उठी। मगर मैं अपनी बेटी को कैसे दे दूं? वह मेरी रगों का लहू है। लोग क्या कहेंगे? गधा फौरन बोला, लोग क्या कहेंगे वो छोड़, तू बता, तू क्या कहता है? नरलान चुप हो गया। कुछ देर तक आंखें बंद करके सोचा, फिर बोला, अगर तुझे सच में अपनी शर्त पूरी चाहिए तो एक आखिरी बात सुन। कल सुबह तू जंगल में मेरे लिए इंतजार करना। एक फूल अपने मुंह में दबाकर बैठना। मैं अपनी बेटी को जंगल की सैर कराने ले आऊंगा। अगर वह तुझे देखकर खुद रुक जाए, अगर उसकी आंखें तुझ पर ठहर जाएं और अगर वह खुद तुझे पसंद कर ले तो मैं उसे तेरे हवाले कर दूंगा। नहीं तो तू अपना रास्ता ले और फिर कभी लौट कर मत आना। गधा कुछ देर तक उसे घूरता रहा, फिर बिना कुछ बोले पलटा और दरवाजे से बाहर चला गया। लेकिन जाते जाते जमीन पर एक लात मारी, जिससे मिट्टी उड़कर दरवाजे तक बिखर गई। जैसे कोई इशारा कि मैं आया था, अब तेरा इंतजार कर रहा हूं। उधर शहीना और जुल्फी घर लौटे तो सब कुछ पहले जैसा था। नरलान ने कुछ भी नहीं बताया, चुप रहा। सुबह हुई, सब धीरे धीरे उठ गए, लेकिन नरलान की आंखों से नींद जैसे रूठ चुकी थी। रात भर करवटें बदलता रहा। छत की दरारों में झांकती बेचैनी ने उसके भीतर की नींद नोच डाली थी। बाहर मुर्गे की बांगड़ गूंज रही थी, मगर नरलान का दिल किसी खामोश खतरे की आहट सुन रहा था। आज वही दिन था जिसके आने से वह बरसों से डरता चला आया था। वक्त ने उसे एक चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था, जहां एक तरफ उसकी बेटी की सादगी थी और दूसरी तरफ एक पुराना वादा जो अब गले की हड्डी बन चुका था। जुल्फी अपने कमरे में तैयार हो रही थी, बालों में कंघी कर रही थी और कभी कभी शीशे में देखकर खुद ही मुस्कुरा देती। शहीना रसोई में थी, लेकिन नरलालन की बेचैनी उससे छिपी न रह सकी। उसने पास आकर पूछा, क्या बात है? कुछ परेशान लग रहे हो? नरलान ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं शहीना, बस मौसम कुछ भारी है और रास्ता लंबा है। जुल्फी को लेकर एक दोस्त के घर जाने के लिए सोच रहा हूं। पुराना दोस्त है, कई सालों से बुला रहा था। सोचा आज निकल ही चले। शहीना ने सिर हिलाया। अच्छा है, बेटी भी घुटन से बाहर निकलेगी। अब्बा के साथ चलना उसे वैसे भी पसंद है। कुछ ही देर में जुल्फी तैयार होकर आई। नीली सलवार कुर्ता पहने, आंखों में काजल और चेहरे पर सादगी। नरलान ने उसे देखा और मन ही मन सोचने लगा, क्या मैंने सच में इसे गधे के हवाले करने की सोची थी? क्या मैं इतना मजबूर हो गया हूं कि अपनी बेटी को किसी जानवर की तरफ धकेल दूं? लेकिन फिर उसके जहन में वह बीते कल की धमकी गूंज उठी, गधे की गरजती हुई आवाज, अगर कल तक अपनी बेटी को नहीं लाया तो तेरा खानदान नहीं बचेगा। यह सोचकर उसने But जुल्फी we को have आवाज to दी, leave now. They are चलो coming. बेटी, वक्त If we निकलता wait जा any रहा longer, है। it will be too दोनों ने late. I सफर की cannot just तैयारी sit की here और and चल पड़े। pretend. नरलान के पांव भारी थे, लेकिन बेटी के चेहरे पर खुशी और उत्साह था। वह रास्ते भर बात करती रही, गांव की औरतों की, पड़ोसन की, नई बकरी की, अपनी नई कढ़ाई की। लेकिन नरलान बस हूं में जवाब देता रहा। उसकी आंखें सामने थीं, लेकिन सोच कहीं और। रास्ता लंबा था। धूल भरी पगडंडियों से होते हुए दोनों जंगल की ओर बढ़े। जंगल वहीं था जहां नरलान ने बरसों पहले मटर तोड़ी थी और उसी मटर के नीचे उसकी जिंदगी की चट्टान रखी थी। आज वही जंगल एक इम्तिहान बनकर सामने था। तभी आसमान पर बादल छा गए। एक तेज हवाओं का झोंका आया और फिर कुछ ही पलों में बारिश शुरू हो गई। पहले बूंदें थीं, फिर फुहारें और फिर वह मूसलाधार बारिश बन गई। दोनों ने पास के एक पेड़ के नीचे पनाह लेने की कोशिश की, लेकिन हवा
इतनी तेज थी कि दरख्त भी हिलने लगे। नरलान ने कहा, बेटी, वापस लौटते हैं। ये तूफान है और यहां रुकना खतरनाक होगा। जुल्फी ने सिर हिलाया। ठीक है बाबा। जैसे ही दोनों वापस मुड़ने लगे, जुल्फी की निगाह एक कोने में गई। एक गद्दा भीगा हुआ, कांपता हुआ झाड़ियों के पीछे दुबका बैठा था। उसकी आंखें झुकी हुई थीं और जिस्म से पानी टपक रहा था। जुल्फी एकदम रुक गई। बाबा, देखिए ना, वो गधा कितना भीग रहा है, कैसे कांप रहा है। उसे तो कोई छांव भी नहीं मिली। नरलान ने बगैर देखे ही जवाब दिया, यह जंगली जानवर हैं, इनसे दूर रहो, किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। मगर जुल्फी की आंखों में तरस उतर आया था। वो एक पल में दौड़ती हुई अपनी ओढ़नी निकालकर उस गड्ढे के पास पहुंची और उसके ऊपर डाल दी। गधा हिला तक नहीं, बस आंखें उठाकर जुल्फी को देखने लगा, एक ऐसी नजरों से जिसमें शुक्रिया भी था और एक बिछड़े रिश्ते की गहराई भी। नरलान ने वह नजारा देखा और जैसे उसके पांवों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसके अंदर चीख उठी, नहीं, यह क्या कर रही है, इसे उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन वह कुछ कह न सका। उसकी जुबान जैसे लकवे का शिकार हो गई थी। वो बस देखता रहा, अपनी बेटी को उस गद्दे के करीब जाते हुए। जुर्रफी ने पलटकर कहा, बाबा, ये कितना अकेला है, और देखिए न कैसे मुझे देख रहा है, जैसे कुछ कहना चाहता हो। क्या हम इसे अपने साथ घर नहीं ले जा सकते? मैं तो घर में अकेली रहती हूं, इससे दिल बहला लिया करूंगी। नरलान का चेहरा पीला पड़ गया। उसके होंठ सूखने लगे। बेटी, यह गद्दा है, जानवर है। हम ऐसे जानवरों को घर नहीं ले जाते। जुल्फी बोली, लेकिन बाबा, यह कोई आम गद्दा नहीं लगता। इसकी आंखों में कुछ है और हमदर्दी से देखता है मुझे। मुझे लगता है यह मुझे समझता है। नरलान ने बेटी को बहुत समझाया, लेकिन बेटी की जिद और उसकी आंखों में जो तड़प थी, उसने नरलान की मजबूरी को हरा दिया। उसने थके हुए लहजे में कहा, ठीक है बेटी, जैसा तू कहे। जुल्फी खुशी से गड्ढे के पास बैठ गई, उसके सिर पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, अब तू अकेला नहीं है, तू मेरे साथ चलेगा। और फिर वो मंजर जिसे नरलान था उम्र टालता रहा, वो हकीकत बनकर उसके साथ घर चला आया। बई के घर में अब एक अजीब सी हवा बसती जा रही थी। वही घर जो सालों तक मोहब्बत, सुकून और अपनापन से रहता रहा था, अब उसकी चौखट पर एक अनदेखा डर कदम जमा रहा था। जब जुल्फी उस भीगे हुए गड्ढे को साथ लेकर आई थी, तो किसी को क्या खबर थी कि यह एक दिन इस घर में ऐसे समा जाएगा कि किसी की भी सांस ठीक से न निकल सकेगी। शुरू के दिनों में तो गधा बिल्कुल शांत रहा, किसी को परेशान नहीं किया। जुल्फी उसे चारा डालती, उसके लिए पानी भरती, उसकी पीठ सहलाती और कभी-कभी उससे यूं बात करती जैसे किसी बच्चे से करती हो। गधा भी बिना किसी शोर शराबे के आंगन में पड़ा रहता, मगर बढ़ई नरलान उसकी हर हरकत को संदेह की नजर से देखता रहा। अंदर ही अंदर उसके दिल का कोना कांपता रहता। अगर यही वही गधा है, अगर यही वही वादा लेने आया है, तो धीरे धीरे घर में वक्त का बहना बदलने लगा। गधे का घर में रहना अब एक आम बात हो चुकी थी। पड़ोसी भी पूछते, यह गधा कहां से ले आए हो? तो जुल्फी हंसकर कहती, बारिश में भीग रहा था बेचारा, दिल नहीं माना, साथ ले आई। कोई उससे आगे पूछने की हिम्मत ही नहीं करता। गांव वाले जानते थे कि जुल्फी का दिल बहुत मुलायम है, मगर नरलान का दिल वो हर दिन डर से थोड़ा और कांपने लगा था। एक दिन दोपहर का वक्त था। सूरज अपनी तपिश से छत की मिट्टी को छटका रहा था। शहीना घर के अंदर खाना पका रही थी और जुल्फी आंगन में दरी बिछाकर बैठी थी। उसने आज खास तौर पर सजने संवरने का इरादा किया था। उसकी सहेली की मेहंदी की रस्म थी अगले हफ्ते, और वह सोच रही थी कौन सा रंग पहने, कौन सा दुपट्टा अच्छा लगेगा। नाजुक अंगुलियों से वह अपने बाल संवार रही थी। उसी वक्त गधा चुपचाप उसके पास आ गया, जैसे उसकी हर आहट से वाकिफ हो। उसने जुल्फी को बड़ी गहरी ठहरी हुई नजरों से देखना शुरू किया। वह नजरें किसी जानवर की नजरें नहीं लग रही थीं। जुल्फी ने जब इस बात पर गौर किया तो उसके माथे पर शिकन पड़ी। वह सहम गई। यह गधा मुझे इस तरह क्यों देख रहा है? उसने सोचा। उसके दिल में हल्का सा डर उतरने लगा था। लेकिन इससे पहले कि वो उठती, गधे ने जैसे अपनी हिम्मत जमा की, अपना मुंह थोड़ा सा ऊपर उठाया और इंसानी आवाज में बोला, ए प्यारी लड़की, जुल्फी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जुल्फी का कलेजा जैसे उछलकर गले में आ गया, एकदम पीछे हट गई। उसका हाथ दिल पर चला गया। उसका चेहरा ऐसा था
जैसे किसी ने उसके कान में कोई डरावना राज फूंक दिया हो। गधे ने उसी इंसानी आवाज में आगे कहा, तू घबराना मत, मैं भी बहुत खूबसूरत हूं, तेरे हुस्न का दीवाना हो चुका हूं मैं। बस, यह सुनते ही जुल्फी चीख तक ना निकाल पाई। उसके पैरों तले की ताकत जैसे उड़ गई। वो पलटी और भागी, ऐसे भागी जैसे पीछे कोई खूंखार दरिंदा पड़ा हो। अपने कमरे में जा घुसी और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसके हाथ कांप रहे थे, सांसें तेज हो गई थीं, आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि हुआ क्या है। एक गद्दा इंसानी आवाज में उससे शादी की बात कैसे कर सकता है। उसकी जिंदगी का ताना बाना फटने लगा था। उधर आंगन में खड़ा बढ़ई नरलान यह पूरा माजरा अपनी खुली आंखों से देख रहा था, जैसे किसी ने उसकी रगों में गर्म लोहा डाल दिया हो। उसकी मुट्ठियां भी गईं, आंखें गुस्से से भर उठीं। वह आगे बढ़ा और गड्ढे के सामने खड़ा हो गया। ये तूने क्या किया? मेरी बेटी का नाम लेने की भी जुर्रत कैसे हुई तेरी? उसकी आवाज कांप रही थी, मगर डर से नहीं, लाचारी और बाप के गुस्से से। गड्ढे ने एक धीमी सी मुस्कान भरी, फिर बोला, क्यों बढ़ई के बच्चे? तूने खुद ही तो कहा था कि अगर तेरी बेटी मुझे पसंद आ जाए या खुद राजी हो जाए तो वह मेरी होगी। मैं भी तो वही कोशिश कर रहा हूं। इसमें तुझे क्या तकलीफ? बई की आंखें फैल गईं। यह पागल हो गया है, उसने सोचा। वो गुस्से से भड़क कर बोला, देख, मेरी बेटी ने तुझे बारिश में देखा और उसे तेरे ऊपर तरस आ गया। तुझे घर ले आई, तुझे खान पान दिया और तूने उसी पर बुरी नजर डाल दी। तू है कौन? इंसान, जानवर, भूत या क्या आफत है? हमारी जान छोड़ दे, नहीं तो। गधा बीच में ही गरज कर बोला, बई जुबान संभाल। तूने मुझसे 22 साल पहले वादा किया था। तेरी बेटी मेरी है और आज मैं अपनी शर्त में जीती हुई चीज मांग रहा हूं। नरलान के पैरों से जैसे ताकत निकल गई, मगर वह तो बच्ची थी, मैं कैसे दे देता उसे? उसकी आवाज फटने लगी। गधा और गुस्से से बोला, बच्चे बूढ़े हो जाएं तो भी मां बाप की नजरों में बच्चे ही रहते हैं। ये बहाना मत बना। अगर तूने कल तक अपनी बेटी का फैसला नहीं किया तो मैं तुझे पहले मारूंगा, फिर तेरी बेटी से शादी करूंगा और आखिर में तेरी बीवी को भी खत्म कर दूंगा। ये सुनकर बढ़ई की सांस लड़खड़ा गई, जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो। उसकी आंखों के सामने उसकी बीवी शहीना का चेहरा घूम गया, फिर जुल्फी, फिर उसका अपना धड़कता डर। वो धीरे से बोला, एक एक मौका दे दे, मैं सोच कर बताता हूं, मैं कल जवाब दूंगा। गधा पलटकर चला गया। धीमे कदमों से नरलान वहीं खड़ा रह गया। सूखे पत्ते की तरह कांपता हुआ उसकी बेटी कमरे में बंद थी। बीवी को कुछ खबर नहीं थी और घर की चौखट पर एक परछाई थी। ऐसी परछाई आई जो इस घर की नींव हिलाने लगी थी। उस रात बढ़ई नरलान के लिए जैसे उसकी पूरी जिंदगी ही खत्म हो गई थी। घर की दीवारें, जिन्हें उसने कभी अपने हाथों से तराशा, सहेजा और संभाला था, अब उसी पर गिरती हुई महसूस हो रही थी। बरसों से जिस घर में उसे सुकून मिलता रहा था, वहीं अब सांस लेना मुश्किल हो चुका था। उसे लगता जैसे हर कोना, हर आंगन, हर चौखट उससे यह सवाल पूछ रहा हो, क्या तू सच में अपनी बेटी को एक गद्दे के हवाले कर देगा? शहीना को कुछ महसूस तो हो रहा था, लेकिन वह वजह नहीं जानती थी। बई ने उससे एक लफ्ज भी साझा नहीं किया था। वो डरता था, बहुत डरता था कि अगर शहीना को यह सब पता चल गया तो या तो वह गद्दे का मुकाबला करने की कोशिश करेगी या जुल्फी को लेकर कहीं भागने की, और दोनों ही हालात उनकी मौत का सबब बन सकते थे। इसलिए उसने चुप रहने को ही बेहतर समझा। नरलान रात भर जागता रहा, कभी आसमान की तरफ देखता, कभी जुल्फी के कमरे की ओर, कभी गड्ढे के उस कोने की तरफ जहां वह ठंडे सांसों के साथ सो रहा होता। हर कुछ पलों में उसे लगता जैसे गड्ढे की आंखें अंधेरे में चमक रही हैं, इंसानी नजरों की तरह, और सीधा उसके डर को पढ़ ले रही हैं। सुबह का उजाला जब दरवाजा चीरता हुआ कमरे में फैला तो बढ़ई ने एक फैसला कर लिया था। एक ऐसा फैसला जो एक बाप की मजबूरी, उसकी मोहब्बत और उसकी बेबसी से उसे सूझा था। मैं अपनी बेटी की शादी गड्ढे से नहीं होने दूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। उसके सीने में अब इस बात का पूरा यकीन था कि उसे ही अपना जिस्म इस खौफनाक कहानी के आगे रख देना होगा। वो अपनी बेटी को एक जानवर के हवाले नहीं कर सकता था, चाहे वह जानवर बोलता ही क्यों ना हो। सुबह उसने सबसे पहले अपनी बेटी जुल्फी के कमरे का दरवाजा खटखटाया। जुल्फी ने नींद में लाल आंखें खोलीं। उसने अपने बाप का चेहरा देखा, थका हुआ,
टूटा हुआ और अजीब तरह की उदासी से भरा। बेटी, एक बात कहनी है। जुल्फी फौरन उठ बैठी। अब्बा, आप रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ? नरलान खुद को रोक न पाया। जुल्फी के पास बैठ गया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, अगर मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो तू अपनी मां का ख्याल रखना। बेटी, जुल्फी का दिल बैठ गया। उसने अपने बाप के हाथ पकड़ लिए। अब्बा, कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों ऐसा कह रहे हैं आप? नरलान की आंखों में आंसू भर आए। गला सूख गया। आखिर वो बोला, बेटी, तू पैदा हुई थी तब मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। एक ऐसी गलती जिसकी सजा आज मुझे मिल रही है और इसमें शायद मेरी जान चली जाए। जुल्फी की सांसें अटक गई। क्या गलती अब्बा? खुलकर बताइए। और फिर नरलान ने सारी कहानी सुना दी। उस दिन जंगल में मटर का पेड़, बारिश में गधा, उसकी बोली हुई इंसानी आवाज और वह खतरनाक शर्त, बेटा हुआ तो तेरा, बेटी हुई तो मेरी। जुल्फी सुनती रही। एक एक लफ्ज, एक एक आंसू, एक एक डर। उसके हाथ कांपते गए। उसने महसूस किया जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है। नरलान रोते हुए बोला, तू मेरी फूल जैसी बच्ची है। मैं कैसे तुझे एक जानवर को सौंप दूं? कल मैंने उससे कहा था कि मैं तेरी शादी नहीं करूंगा, और अगर आज मैं जाकर यही बात दोहराऊंगा तो वह मुझे मार डालेगा। मगर बेटी, तेरी इज्जत, तेरी जिंदगी दांव पर लगाकर जिंदा रहने का क्या फायदा? मैं दम तोड़ दूंगा मगर तुझे उसके हवाले नहीं करूंगा। जुल्फी की आंखों में आंसू छलक आए। अब्बा, मैं इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हूं कि अपनी जान बचाने के लिए आपकी जानलेवा सौदेबाजी करवा दूं? आपकी एक एक सांस मेरे लिए जिंदगी है। आपकी मौत के बदले में मैं अपनी खुशी कैसे मांग सकती हूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नरलान घबरा गया। जुल्फी, क्या कह रही है तू? जुल्फी ने अपने आंसू पोंछे और सीधी खड़ी हो गई। अब्बा, आप गधे के पास जाकर कह दीजिए कि मैं उससे शादी के लिए तैयार हूं। ये सुनकर बई का दिल जैसे खत्म हो गया। उसके होंठ कांपने लगे। नहीं बेटी, ये नहीं हो सकता। मैं ये कभी नहीं करूंगा। जुल्फी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब्बा, अगर मेरी हसरतों का गला घोंट कर, मेरी जिंदगी की बाजी लगाकर मैं आपकी जान बचा सकती हूं तो इससे अच्छा मेरे लिए और क्या होगा? मैं आपकी बेटी हूं। मेरी रगों में आपकी हिम्मत है। बढ़ई बिल्कुल टूट चुका था, जैसे उसके शरीर से सारी ताकत निकल गई हो। उसने सिर झुकाया, आंखें बंद की और भारी कदमों से गड्ढे के पास जा पहुंचा। गधा पहले से इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। नरलान ने कांपते हुए कहा, मेरी मेरी बेटी तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। यह सुनते ही गड्ढे की आंखों में एक अजीब सी शरारत चमकी। बहुत अच्छा बढ़ई, अब तूने वादा पूरा किया। अब शादी की तैयारी कर। बई के चेहरे पर मायूसी और टूटे हुए आदमी का दर्द फैल गया। उसने घर जाकर शहीना को बताया तो शहीना बेहोश होकर गिर पड़ी। लेकिन हालात ऐसे थे कि वह कुछ कर भी नहीं सकते थे। गधा हर वक्त घर के आसपास मंडरा रहा था। एक पल भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ता था। आखिर शादी का दिन आ ही गया। जुरफ ही एक नाजुक सी लड़की पीली दुपट्टा ओढ़े कांपते हुए कदमों से आंगन में आई। उसके चेहरे पर वह रौनक नहीं थी, वह चमक नहीं थी, बस एक बाप के लिए दर्द था। गधे को सजाया गया, फूलों की माला डाली गई और वह हिम्मत से खड़ा रहा। नरलान और शहीना टूटे हुए दिलों के साथ खड़े रहे। गधा बहुत खुश था। जुरफी, उसकी बीवी, अब उसके पीछे चल रही थी। वह उसे लेकर जंगल में अपने घर की तरफ रवाना हो गया। घने जंगलों के बीच रास्ता कभी टेढ़ा होता, कभी अचानक ढलान पर ले जाता, और फिर एक मोड़ आया जहां से एक चौड़ा और साफ रास्ता निकला जो कहीं अंदर तक जाता था। जुल्फी को यह देखकर ताज्जुब हुआ कि इतनी घनी जंगली बस्ती में कोई रास्ता इतना पक्का और सीधा कैसे हो सकता है। कुछ ही दूर चलने के बाद वो उस शहर में पहुंच गए जहां बादशाह का महल था। गधा और जुल्फी महल के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा अपने आप खुला। जुल्फी की आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर की चौंधियाती सफाई, दीवारों पर नक्काशी, फर्श पर चमकते पत्थर और दूर तक फैला बाग, यह सब कुछ किसी घर जैसा नहीं बल्कि किसी बादशाह के महल जैसा लग रहा था। लेकिन जुल्फी यह सब देखकर खुश नहीं थी, उलझन में थी। उसकी चाल धीमी हो गई और हर कदम के साथ उसके भीतर सवालों की तादाद बढ़ती जा रही थी। जैसे ही वह महल के अंदर दाखिल हुए,
जगह जगह से लोग निकल कर आए। कुछ देर बाद गधा उसे एक बड़े हॉल में ले गया, जहां एक ऊंचे जगह पर 3 कुर्सियां लगी थीं। वहां 2 नौजवान बैठे थे, अच्छे लिबास में सजे धजे, और बीच में एक खाली कुर्सी थी। गधा जुर्फी से बोला, ये मेरे भाई हैं और आज से तू भी इस खानदान का हिस्सा है। फिर एक बूढ़ा आदमी, जिसकी आंखों में थकावट थी मगर लहजे में रुआब, सामने आया। उसने कहा, आज मेरे तीनों बेटे अपने हमसफर के साथ हैं। जो खो गया था वह अब लौट आया है। जुर्फी ने आदाब किया, मगर दिल में अब भी सैलाब चल रहा था। असल में वह गधा कोई और नहीं बल्कि बादशाह का बेटा था, और एक शहजादा था। उस बादशाह के 3 बेटे थे। बादशाह ने अपने 2 बेटों की शादी तो अपने आप कर दी थी, और तीसरे गधे बेटे से यह कहा था कि तुम खुद अपने लिए दुल्हन ढूंढ लो। हम तुम्हारी शादी खुद तो कभी नहीं करवाएंगे, क्योंकि बादशाह अपने गधे बेटे से नाराज था। उसने एक गलती की वजह से अपनी खूबसूरती जो खो दी थी, और अपनी ही एक गलती की वजह से गधा बन चुका था। जादू टोने के उल्टे और खराब काम करता, जिसकी वजह से वह गधा बन चुका था। बादशाह ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहने लगा, अब तुम्हारा भाई जो गधा बन गया था, उसको भी उसकी बीवी मिल चुकी है। मैंने तुम तीनों के लिए अलग अलग महल बनवाए हैं। तुम लोग अपनी अपनी बीवियों को लेकर अपने अपने महल में चले जाओ। जुर्फी दिल ही दिल में रो रही थी कि इन दोनों के इतने खूबसूरत पति हैं, और मुझे क्या मिला? एक गद्दा। इसके बाद वह तीनों अपने अपने महल चले गए। अगली सुबह एक और अजीब बात हुई। एक पैगाम आया, बादशाह सलामत आज तीनों बेटों के घर खाने पर आना चाहते हैं। जुर्फी की सांसें रुकने लगी। खाना इतना बड़ा मेहमान, वो कैसे संभालेगी सब? उसने गधे की तरफ देखा और कहा, तेरे भाई क्या शानदार पकवान बनवाएंगे? और तू क्या देगा मुझे लाकर? मेरे पास कुछ भी नहीं है। कैसे करूंगी मैं यह मेजबानी? गधा पहली बार थोड़ा करीब आया और बोला, महल से कुछ ही दूर एक दरिया है। उस दरिया के पास एक दरख्त है। दरख्त के नीचे एक टोकरी रखी है। जो चीज भी चाहिए, तू बस कागज पर उसका नाम लिखकर उस टोकरी में डाल दे, तुझे वह मिल जाएगी। जुर्फी हैरान तो हुई, लेकिन अब उसके पास और कोई चारा नहीं था। वह अकेले दरिया तक गई। रास्ता सुनसान था, लेकिन टोकरी मिल गई। उसने कागज निकाला और उस पर दाल, चावल, मसाले, मीठे और सब्जी के नाम लिख दिए। जैसे ही वह टोकरी में रखने लगी, किसी ने पीछे से धक्का दे दिया। वो सीधे दरिया में जा गिरी। ठंडी पानी ने उसे झकझोर दिया, मगर वह तैरना जानती थी, इसलिए किसी तरह बाहर निकली। कपड़े गीले, आंखों में डर। जब महल वापस लौटी तो उसके सामने का मंजर ही बदल चुका था। वह दरवाजे से अंदर दाखिल हुई और देखा कि वहां गद्दा नहीं है, बल्कि एक बेहद खूबसूरत नौजवान शहजादा खड़ा है। राजसी लिबास में, आंखों में चमक और होठों पर मुस्कान। जुर्फी के कदम रुक गए। ये कौन है? उसने धीमे से पूछा। तुम कौन हो और यह किसका घर है? शहजादा मुस्कुराकर बोला, तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं ही हूं तेरा शौहर। जुर्फी की सांसें अटक गई। वो हक्की बक्की रह गई, कुछ बोल ना सकी। उसकी आंखों में पानी था, पर वो डर का नहीं, हैरानी का था। मगर तू तो गधा था। शहजादा बोला, नहीं, मैं इंसान ही था, मगर एक चाल चली गई थी मेरे खिलाफ, मेरे तेरे अपने भाइयों ने, और तू ही थी जो मुझे उस चाल से निकालने की वजह बनी। जुर्फी ने जब उस गधे को एक शहजादे में बदलते हुए देखा था, तो उसके अंदर एक उम्मीद ने जन्म लिया था। शायद उसके हिस्से की जिंदगी अब बदलने वाली है। एक सीधी साधी लड़की जो महज एक हमदर्दी की वजह से एक जानवर को घर ले आई थी, आज उसी का मांझी उसके सामने शहजादे की शक्ल में खड़ा था। मगर उस मोड़ पर जिंदगी ठहरती नहीं, वह आगे बढ़ती है। और आगे क्या होता है, वह अक्सर हमारी आंखों से ओझल होता है। वो दिन जब पहली बार जुर्फी ने अपने शौहर को एक इंसानी शक्ल में देखा, तो पहले तो वह भरोसा ही नहीं कर पाई। वो सोचती रही, शायद यह कोई धोखा है या कोई ख्वाब। लेकिन जब शहजादा मुस्कुराकर उससे वैसे ही बात करने लगा जैसे पहले करता था, जब उसकी आंखों में वही कशिश, वही अपनापन, वही मोहब्बत झलकने लगी, तब जाकर जुर्फी को यकीन आया कि हाँ, यह वही है, उसका वही साथी जो अब उसका हमसफर बनने के लायक बन चुका है। शहजादा उसके पास आया, उसका हाथ थामा और कहने लगा, जुर्फी, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वह एक लंबी और तल्ख दास्तान है। मैं तुझे सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले चलो बाजार चलते हैं। आज मुझे कुछ दिन बाद चैन की सांस मिली है।
आज पहली बार मैं अपनी मर्जी से तेरे साथ बग्घी में बैठकर इस दुनिया को देखने निकलना चाहता हूं। जुल्फी मुस्कुरा दी। वह भी उस गहरी थकान से बाहर आना चाहती थी जो इस अनहोनी मोहब्बत और अजीब हालातों की वजह से उसके जिस्म और जिंदगी पर तारी थी। बग्घी पर बैठकर जब दोनों बाजार की तरफ रवाना हुए तो हवाओं में एक अलग ही मिठास थी। शहजादा हर दुकान पर जाकर जुल्फी से पूछता, यह पसंद है, यह लूं? और जुल्फी भी अपने अंदर के उस पुराने गम को भूलकर हर चीज में दिलचस्पी लेने लगी। लेकिन जैसे हर सुकून के पीछे कोई ना कोई तूफान छुपा होता है, उसी तरह इस सुकून भरी सैर के पीछे भी कुछ लोगों की नजरें थीं जो इस तमाशे को देख रही थीं। शहजादे के दोनों भाई, जो अब तक उसे एक बेकार शर्म की बात समझते थे, आज उसे अपनी बीवी के साथ इंसान की शक्ल में देखते ही दंग रह गए। पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि उनका वही गधा भाई अब एक खूबसूरत नौजवान शहजादा बन चुका है। लेकिन जल्द ही उनकी आंखों की हैरत जलन में बदल गई। वह इस बात से सुलग उठे कि जिस भाई को उन्होंने हमेशा तिरस्कार की नजर से देखा, आज उसकी जिंदगी में ऐसी कामयाबी और मोहब्बत कैसे चली आई। उन दोनों ने आपस में सरगोशी की। यह तो अच्छा नहीं हुआ। अगर यह अब इस शक्ल में रहा तो हमारा क्या होगा? बाप की नजरों में तो यह वैसे ही हमसे बेहतर समझा जाता था। अब अगर यह गद्दा से शहजादा बन गया तो बादशाह का दिल फिर से इसकी तरफ झुक जाएगा। हमें कुछ करना होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। शाम को जब वह दोनों भाई महल पहुंचे और अपने गधे भाई से मिले तो ऊपर से उन्होंने बड़ी मोहब्बत दिखाने की कोशिश की। उसे गले लगाया, पूछा, भाई, ये सब कैसे हो गया? तू वापस इंसान कैसे बना? शहजादा सादगी से कह बैठा, पता नहीं, जब जुल्फी नदी के किनारे गई और किसी वजह से पानी में गिर पड़ी, उसी पल मेरा वजूद फिर से मेरा हो गया। भाइयों ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, लेकिन उनके अंदर जलन का तूफान चल रहा था। कुछ देर बाद एक बहाने से उन्होंने जुल्फी को अकेले में बुलाया। उनके लहजे में मोहब्बत थी, लेकिन आंखों में चालाकी। बोले, भाभी, हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारा भाई अब इंसान बन चुका है। लेकिन क्या भरोसा है कि यह दोबारा गधा ना बन जाए? आप तो जानती हैं, इस पर पहले भी ऐसा असर हो चुका है। कहीं फिर से कुछ वैसा हो गया तो? जुल्फी एक पल के लिए सोच में पड़ गई। भाइयों ने बात आगे बढ़ाई। देखिए भाभी, जरूर इसकी कोई खाल वगैरह अब भी इसके महल में कहीं पड़ी होगी। आप ऐसा कीजिए, वो खाल ढूंढिए और जला दीजिए। ना रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। जुल्फी को बात तो समझ में आ गई। उसे लगा शायद यही रास्ता है उस डर को हमेशा के लिए मिटाने का। वह किसी भी हाल में अपना शहजादा दोबारा नहीं खोना चाहती थी। उसी रात जब शहजादा गहरी नींद में था, जुल्फी उठी और पूरे महल में खोजना शुरू किया। आखिरकार एक संदूक के पीछे एक कपड़े में लिपटी हुई वो गड्ढे की खाल मिल गई। दिल कांप रहा था, लेकिन हाथ तेज थे। जैसे ही उसने खाल को आग के हवाले किया, एक अजीब सी चीख महल के अंदर गूंज उठी। शहजादा उस वक्त अपने कमरे में था, लेकिन जैसे ही जुल्फी ने खिड़की से बाहर देखा तो देखा कि शहजादा आग की लपटों में घूम रहा है। जुल्फी की चीख निकल गई। नहीं, ये क्या हो गया? ये मैंने क्या कर दिया? वो दौड़ी, चीखी, मगर आग के लपेटों ने शहजादे को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अगले पल वह तेजी से दौड़ता हुआ जंगल में घुस गया। जुल्फी को जब होश आया, वह फर्श पर पड़ी थी। कमरे में हर चीज बिखरी हुई थी। बाहर घुप अंधेरा था। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। महल एक वीरान, खंडहर की तरह लग रहा था। वो उठी, लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकली, पुकारने लगी, शहजादे, शहजादे, कहाँ हो तुम? जवाब दो। देखो, मैं पछता रही हूं। मैं धोखा खा गई थी। तुम वापस आ जाओ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार वह महल से निकल पड़ी, जंगल की तरफ, उस दरिया के किनारे जहां से उसकी मोहब्बत की कहानी शुरू हुई थी। मगर अब वहां सिर्फ सन्नाटा था, पत्तों की सरसराहट, दूर से आती कोई परिंदे की आवाज और जुल्फी के रोने की आवाज। लेकिन कहीं भी उसको शहजादा नहीं मिला। जुल्फी की आंखों से नींद रूठ चुकी थी। जिस दिन से उसका शौहर, वह शहजादा, जिसे उसने सबसे पहले एक भीगे हुए गद्दे की शक्ल में देखा था, अचानक उसकी जिंदगी से चला गया था। हर रात उसे वह लम्हा याद आता जब उसने गद्दे की खाल जलाने की गलती की थी। उस वक्त उसे यही लगा था कि वह कोई समझदारी का काम कर रही है, मगर जब उसकी आंखों के सामने
उसका शौहर चीखता चिल्लाता जलता हुआ महल में घूमने लगा और फिर अचानक जंगल में चला गया। तो उस पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वह कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं थी। बस एक ही बात उसके दिल और जहन में गूंजती थी, मैंने उसे खो दिया। शायद हमेशा के लिए उसने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि चाहे जंगलों में भटकना पड़े, मगर वह अपने शहजादे को ढूंढकर ही दम लेगी। दिन रात की तमीज भूल गई थी वह। खाना पीना सब छोड़ दिया था। एक छोटी सी पोटली बनाई जिसमें बस पानी की एक छोटी सी मशक, थोड़े से सूखे फल लिए और चल दी। जुल्फी ने शहर छोड़ा और जंगल की तरफ निकल पड़ी। वो हर पगडंडी पर गई, हर पेड़ के नीचे झांका, हर झाड़ी को हटाकर देखा, मगर उसका शहजादा कहीं नहीं मिला। कई बार तो भूख प्यास से उसकी हालत बिगड़ गई, मगर फिर भी उसके इरादे में कोई कमी नहीं आई। कई दिन ऐसे भी गुजरे जब उसे सोने के लिए सूखे पत्तों का बिस्तर बनाना पड़ा। बारिश में भीगते हुए दरख्तों के नीचे रात बितानी पड़ी, मगर उसके दिल में अब भी उम्मीद थी कि एक दिन उसका शहजादा फिर से उसे मिलेगा। और फिर एक दिन जब वह जंगल के सबसे घने हिस्से में पहुंची, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक आती थीं, उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी। जुल्फी का दिल धक धक करने लगा। वह धीरे से झोपड़ी के अंदर दाखिल हुई। अंदर की फिजा बिल्कुल खामोश थी, मगर उस खामोशी में भी एक सुकून था। एक कोने में एक बूढ़ा शख्स बैठा हुआ था, तकरीबन 100 साल का लगता था। उसकी आंखें बंद थीं, मगर जैसे ही जुल्फी ने कदम रखा, उसने जुल्फी को देखा और कहा, है बेटी, परेशान लगती है। जुल्फी हैरान हो गई, उसकी आंखें भर आई। वो बोली, बाबा जी, क्या आपने मेरे शौहर को देखा है? वो एक शहजादा है, लेकिन उसकी हालत बहुत बुरी थी। वह जल रहा था। बूढ़े ने अपनी आंखें खोलीं और गहरी सांस लेते हुए बोला, हाँ बेटी, मैंने देखा है। वो यहां से गुजरा था। दर्द में, तकलीफ में तड़पता हुआ वह वही है जो बरसों पहले अपनी गलतियों की वजह से एक गड्ढे में तब्दील हो गया था। मैंने उसे अपनी आंखों से जलते देखा है, मगर अब वह यहां नहीं है। वह अब वापस अपने बाप के महल में चला गया है। जुरफी की रूह कांप गई। बाबा, क्या कोई इलाज है उसका? उसकी आवाज भर्रा गई थी। बूढ़ा बोला, हाँ, एक ही इलाज है। इस जंगल के वीरान कुएं के पास एक नीली जड़ी बूटी उगती है। बहुत ही नाजुक और नायाब होती है। उसे बारीकी से पीसकर उसके जख्मों पर लगाना होगा और उसका अर्क निकालकर पिलाना होगा। 20 दिन में अगर उसकी देखभाल सही से की जाए तो वह पूरी तरह ठीक हो सकता है। जुल्फी ने बाबा का शुक्रिया अदा किया। जैसे ही बाबा ने उसे कुएं का रास्ता बताया, जुल्फी ने कुएं की तरफ दौड़ लगाई। रास्ता मुश्किल था। कभी कीचड़, कभी कांटे, कभी जंगली जानवरों की आवाजें, मगर उसके इरादे को अब कोई चीज नहीं रोक सकती थी। आखिरकार उसने वो नीली जड़ी बूटी पा ही ली। बड़े जतन से उसे पोटली में रखा और चल पड़ी शहजादे के महल की ओर। यह सफर भी आसान नहीं था। कई बार तो रास्ते में उसकी हालत इतनी बिगड़ी कि लगा अब सांसें भी साथ छोड़ देंगी। मगर जब भी ऐसा होता, उसके दिल में शहजादे का चेहरा उभर आता। वो मुस्कान, वो सादगी और उसकी वो आंखें जो गधे की शक्ल में भी उसे इंसानी मोहब्बत से देखती थीं। जब वह महल के दरवाजे पर पहुंची तो उसके कपड़े मैले हो चुके थे। चेहरे पर धूल की परतें थीं और आंखों के नीचे थकावट की गहरी लकीरें। मगर हिम्मत अब भी बाकी थी। उसने सोचा, अगर मैं जुल्फी बनकर अंदर गई तो शायद शहजादा मुझे माफ ना करे। उसे लगेगा मैं वही हूं जिसने उसकी खाल जलाई। मगर अगर मैं किसी और के भेष में गई तो शायद उसकी खिदमत कर सकूं, उसका इलाज कर सकूं, और फिर एक दिन उसे सब कुछ सच सच बता दूंगी। बस फिर क्या था? जुल्फी ने एक हकीम का लिबास ओढ़ा, अपने बाल बांध लिए और आवाज को बदलकर मर्दों जैसा कर लिया। अब वह किसी देहाती हकीम की तरह लग रही थी, जैसे दूर-दराज के गांवों में पुराने नुस्खों से इलाज करने वाले बूढ़े तजुर्बेकार। महल के सिपाहियों ने पहले तो उसे रोकने की कोशिश की, मगर जब जुल्फी ने खुद को एक हकीम बताया और कहा कि उसे शहजादे की बीमारी का इलाज मालूम है, तो सिपाही तुरंत बादशाह के पास दौड़े। बादशाह तो पहले से ही बेटे की हालत को लेकर बेतहाशा परेशान था। उसने एक पल की भी देर किए बगैर उस हकीम को बुला लिया। जुल्फी ने अदब से आदाब किया और कहा, बादशाह सलामत, मुझे खबर मिली है कि आपके बेटे की बीमारी खतरनाक है, मगर मेरा दावा है कि मैं उसे सही कर सकता हूं।
बशर्ते मुझे पूरा यकीन हो कि आप मुझे काम करने देंगे, बिना किसी रोक टोक के। बादशाह की आंखों में उम्मीद की लौ जली। अगर तू मेरे बेटे को ठीक कर दे तो आधी सल्तनत भी तुझे दे दूंगा और मुंह मांगा इनाम दूंगा। शहजादे के कमरे में दाखिल होते ही जुल्फी की सांसें थम गईं। उसका शहजादा बिस्तर पर पड़ा था। चेहरे पर जले हुए निशान, माथे पर पट्टियां, होंठ सूखे हुए और बदन बुखार में तप रहा था। वो कुछ पल बस उसे देखती रही। उसकी आंखों से आंसू छलक गए, लेकिन वह खुद को संभालती रही। उसके पास वक्त नहीं था रोने का। अब उसे इलाज करना था। उसने बारीकी से जड़ी बूटी पीसी, उसका शरबत बनाया और बड़ी नरमी से शहजादे के जख्मों पर मरहम लगाने लगी। जब उसने उसके बालों पर हाथ फेरा तो शहजादा बेसुध होकर कुछ बड़बड़ाने लगा। जुल्फी, मेरी जुल्फी, तुम मुझे क्यों छोड़ गई? जुल्फी का कलेजा चीर गया उसे एक लफ्ज से, मगर उसने कुछ नहीं कहा। बस चुपचाप अपने शौहर के लिए उसकी तकलीफों को अपने सीने में उतार लिया और इलाज शुरू कर दिया। 20 दिन की देखभाल, मोहब्बत भरी निगाहें और तहे दिल से किया गया इलाज आखिरकार रंग लाया था और शहजादा ठीक हो गया। उस रोज जब जुल्फी शहजादे के कमरे में दाखिल हुई तो हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। वो कमरे में घुसी तो देखा शहजादा बिस्तर पर बैठा हुआ था। सिर झुकाए हुए, आंखें नम थीं और होंठ कांप रहे थे, जैसे कोई लंबी तन्हा रात अपने आप से गुफ्तगू कर रही हो। जुल्फी धीरे से पास गई, मगर वह कुछ बोले बगैर अपने आप से कह रहा था, जुल्फी, तूने क्यों मेरी बात पर भरोसा नहीं किया? क्यों मेरे भाइयों की बातों में आ गई? मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, बेपनाह करता हूं। तेरे बगैर अब जीना मुश्किल हो रहा है। यह सुनकर जुल्फी की आंखों से आंसू बह निकले। उसका दिल चीख पड़ा और फिर उससे रहा नहीं गया। उसने झटपट अपना हकीम वाला लिबास उतारा और शहजादे के सामने खुद को पेश कर दिया। शहजादा जब जुल्फी को अपने सामने यूं देखता है तो एक पल के लिए उसे यकीन ही नहीं होता। वो उठकर उसके करीब आता है, कांपते हाथों से उसका चेहरा छूता है और कहता है, तू तू यहां कैसे? जुल्फी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मैं तो कभी गई ही नहीं थी, बस रूप बदल लिया था ताकि तेरा इलाज कर सकूं। शहजादा एकदम से उसे गले से लगा लेता है और दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बहते हैं। मगर यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती। शहजादा परेशान होकर कहता है, अगर अब्बा को यह सब पता चल गया कि तू ही असली हकीम थी और तू ही थी जिसने गड्ढे की खाल जलाई थी, तो वह तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। जुल्फी उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराती है और कहती है, अब देखो मैं क्या करती हूं। फिर वह दोबारा हकीम का लिबास पहनती है, अपना हुलिया मर्दाना बनाती है और पूरे इत्मीनान के साथ बादशाह के दरबार में हाजिर होती है। बादशाह पहले से ही ताज्जुब में है कि उसका बेटा अब पहले से बेहतर है। जख्म भर चुके हैं और रंग रूप में भी निखार आ गया है। जब जुल्फी, जो अब भी हकीम के भेष में थी, बादशाह के सामने पहुंची तो आदाब किया और बोली, बादशाह सलामत, आपके बेटे को अब किसी हकीम की जरूरत नहीं, वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। बादशाह खुशी से उछल पड़ा, अरे वाह हकीम साहब, आपने तो कमाल कर दिया। आप मांगिए जो मांगना है। मेरा वादा था कि जो भी मेरे बेटे को ठीक करेगा उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। हकीम के भेष में खड़ी जुल्फी बोली, तो बादशाह सलामत, मुझे आपका बेटा चाहिए। यह सुनते ही जैसे दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह की आंखें फैल गईं, माथे पर बल आ गए, चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम मेरा बेटा चाहते हो? तुम पागल हो गए हो क्या? चाहो तो दौलत ले लो, चाहो तो आधी सल्तनत ले लो, लेकिन मेरा बेटा किसी को नहीं दूंगा। जुल्फी ने गहरी सांस ली, फिर हकीम वाला लिबास उतारा और पूरे दरबार के सामने अपने असली हालत में आ गई। सबकी आंखें चौंधियां गईं। जुल्फी की आंखों में आंसू थे, मगर आवाज में हिम्मत थी। बादशाह सलामत, मैं ही वह हूं जिसने आपके बेटे का इलाज किया, और मैं ही वह हूं जिसे आपने वादा किया था इनाम देने का। अगर इंसाफ चाहिए तो आज दूध का दूध और पानी का पानी कर दीजिए। बादशाह का चेहरा सख्त हो गया। तू वही है जिसने मेरे बेटे की खाल जलाई थी। तूने ही तो उसे मौत के मुंह में धकेला था। जुल्फी ने बिना डरे जवाब दिया, बिल्कुल, लेकिन मैंने वह खाल नहीं जलाई होती तो आज वह शहजादा नहीं बनता। मैंने अगर खता की थी तो मोहब्बत में की थी। आपने तो खुद कहा था, जो मांगोगे वह मिलेगा।
तो अब आप वादा निभाइए। बादशाह गुस्से में चिल्लाया, मांग दोबारा करो, बेटे की मांग को मैं कभी पूरा नहीं करूंगा। अब जुल्फी ने गहरी सांस ली और एक नजर दरबारियों पर डाली। फिर कहा, ठीक है, तो अब मेरी दूसरी मांग सुनिए। मुझे आपके दोनों बड़े बेटों को डंडे से मारने की इजाजत चाहिए। बादशाह हक्का बक्का रह गया, मगर वादा तो वादा होता है, और पूरा दरबार उसकी गवाही था। वो मुकर नहीं सका। उसे मजबूरी में इजाजत देनी पड़ी। जैसे ही दोनों बड़े शहजादे सामने लाए गए, जुल्फी ने हाथ में डंडा लिया और एक एक करके उन पर वार करने लगी। पहले तो दोनों हंसते रहे, लेकिन जैसे जैसे डंडे की चोट बढ़ती गई, उनका घमंड उतरता गया। जब दोनों दर्द से कराने लगे, तब उनमें से एक बोला, ए लड़की, बस करो, हम सब बता देंगे। सारा सच बादशाह सलामत को सुना देंगे। जुल्फी रुकी और कहा, तो बोलो, सबके सामने सच उगलो। दरबार में सन्नाटा पसरा हुआ था, और जुल्फी के हाथों से पड़े डंडे की धमक अभी भी फिजाओं में बाकी थी। दोनों बड़े शहजादे, जो कल तक घमंड की ऊंची दीवार पर बैठे थे, आज जमीन पर घुटनों के बल गिरकर तड़प रहे थे। जुल्फी की नजरों में अब भी गुस्सा था, लेकिन साथ ही एक राहत भी थी कि अब सारा सच सबके सामने आने वाला है। एक भाई कांपती हुई आवाज में बोला, बादशाह सलामत, अब हम आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहते। जब से हमारा यह सौतेला भाई पैदा हुआ था, तब से ही आपके प्यार और तवज्जो का सारा ध्यान उसी पर था। हम जो भी करते, आप उसकी परवाह नहीं करते थे। हर जश्न, हर तोहफा, हर बात में वही सबसे आगे रहता था। हमारी अहमियत खत्म हो चुकी थी, और हम अंदर ही अंदर जलते रहे। हम इंसान से जानवर बनते गए। हमने इसे रास्ते से हटाने की साजिश रचनी शुरू की। दरबार में बैठे लोग हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे, और जुल्फी की आंखों में भी हैरत की लकीरें उभर आई। दूसरा भाई बोला, हमने अपने इस छोटे भाई को गलत रास्तों की तरफ ले जाना दिया, उसे उल्टे सीधे कामों में लगा दिया, जादू टोने के दलदल में धकेल दिया, और फिर एक दिन हमने उसे एक जादूगर के हवाले कर दिया। ऐसा जादूगर जो अंधेरों में जीता था, जिसने इसके दिलो दिमाग को घेर लिया। फिर यह उसी की गलती और हमारी साजिश का नतीजा था कि यह गधा बन गया। और जब हमको पता चला कि इसकी बीवी यानी जुल्फी भाभी के नदी में गिरने से यह इंसान बन गया है, तब हमने दोबारा साजिश रच डाली। हमने ही जुल्फी भाभी से कहा था कि इसकी खाल जला दो, वरना यह दोबारा गधा बन जाएगा। लेकिन हमारा मकसद था कि जब वो खाल जलेगी तो यह भी जल जाएगा और हमारे रास्ते से हमेशा के लिए हट जाएगा। लेकिन अफसोस, हमारी यह चाल भी नाकाम रही। पूरा दरबार खामोश था। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वह कांपती आवाज में बोला, तो मेरे ही महल में यह सब होता रहा और मुझे जरा भी खबर ना हुई। मैं अपने बच्चों को समझता तो था, मगर इनकी नीयत इतनी काली होगी, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया। तुम दोनों ने ना सिर्फ भाई से गद्दारी की, बल्कि मेरे भरोसे को भी जख्म दिया। उसके बाद उसकी नजर जुल्फी पर गई, जो अब भी गुस्से और दर्द के दरमियान खड़ी थी। बादशाह धीमे से बोला, बेटी, तूने आज साबित कर दिया कि तू मेरे बेटे से सिर्फ मोहब्बत नहीं करती, बल्कि उसकी हिफाजत के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा सकती है। तूने उसका इलाज किया, अपने माँ बाप से बिछड़ गई, तकलीफें सही, ताने सुने, लिबास बदला, पहचान छुपाई, और एक बार भी शिकायत की आवाजें नहीं उठाई। तू इस महल की सबसे वफादार और सबसे बहादुर बहू है। इतना कहकर बादशाह नीचे उतरा और जुल्फी के पास जाकर बोला, आज मैं ऐलान करता हूं कि मेरी तरफ से तुम दोनों की शादी दोबारा की जाएगी, धूमधाम से, शान से, और इस बार पूरे शहर को दावत दी जाएगी। और इस जश्न में तुम्हारे माँ बाप भी हमारे मेहमान बनेंगे, और हम उन्हें अपने ही महल में रखेंगे, ताकि तुम्हें कभी उनकी कमी महसूस ना हो। जुल्फी की आंखों से बेइंतहा आंसू बहने लगे, लेकिन इन आंसुओं में अब दर्द नहीं था, यह सुकून और तसल्ली के आंसू थे। बादशाह ने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि जुल्फी के माँ बाप को इज्जत के साथ महल बुलाया जाए। जब बढ़ई और उसकी बीवी महल में दाखिल हुए, तो उन्हें देखकर जुल्फी दौड़ पड़ी। वह अपनी मां की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोई। इसके बाद महल में तैयारियां शुरू हो गईं। महल को फूलों से सजाया गया, बाजे बजने लगे। शहजादे और जुल्फी की शादी पूरे शहर में चर्चा का बात बन गई। वो घोड़ा जिस पर शहजादा सवार हुआ, उसकी लगाम सोने की थी
और जुल्फी की डोली चांदी की बनावट से बनी थी। महल की छतों से गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई जा रही थीं, और जैसे ही शादी का ऐलान हुआ, शहजादा और जुल्फी एक दूसरे के सामने खड़े हुए, तो दोनों की आंखों में बीते दिनों की पूरी कहानी बह रही थी। वो गम, वो तकलीफें, वो इंतजार और वह तन्हाई। मगर अब यह सब कुछ ठीक था। बादशाह ने दोनों बड़े बेटों को बुलाया। वो अब भी सर झुकाए खड़े थे। बादशाह ने सख्ती से कहा, तुम दोनों ने जो किया, उसकी सजा तो मिलनी चाहिए। लेकिन तुम्हारा छोटा भाई तुम्हें माफ कर चुका है, इसलिए मैं भी माफ करता हूं। मगर अब तुम्हारे लिए इस महल में कोई जगह नहीं। तुम लोग इस सल्तनत से बाहर जाओ और अपनी जिंदगी कहीं और तलाश करो। दोनों भाइयों ने बिना कुछ कहे सिर लटकाया और फिर छोटे भाई से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। शहजादा ने उन्हें उठाकर गले से लगा लिया और कहा, गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन माफी दिल से दी जाती है। जाओ, खुद को बदलो। और इसके बाद सब लोग खुशी खुशी रहने लगे।